पॉइंट देखिए, संडे सुपर 50 में मनुष्य जो चलता है, तो मनुष्य जो चलता है उसमें किस किस चीज का इस्तेमाल करता है चलने के लिए? तो मनुष्य जब चलता है तो वह पश्च मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है। पश्च मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है, जो कि तंत्रिका तंत्र में होता है, और मांसपेशी तथा हड्डी का इस्तेमाल करता है। मांसपेशी तथा हड्डी का इस्तेमाल करता है मनुष्य चलने के लिए। फर्स्ट आंसर मारिएगा मांसपेशी, सेकेंड आंसर हड्डी। अब है अगला कि अस्थि जो है, अस्थि जुड़ा होता है मांसपेशी से। अस्थि जुड़ा होता है मांसपेशी से, और मांसपेशी को कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। अब है मरुस्थलीय जीव। मरुस्थलीय जीव। तो मरुस्थलीय जीव में क्या होता है कि मरुस्थलीय जीव जो होता है उनका मूत्र पतला होता है। मरुस्थलीय जो भी जीव होते हैं उनका मूत्र पतला होता है, और मल जो है वो शुष्क होता है, और उसके बाद कम मात्रा में होता है। जो भी मूत्र या मल होता है वह कम मात्रा में होता है। अब है देखिए, मछली जो है, मछली सांस लेता है गिल्स द्वारा। मछली जो है सांस लेता है गिल्स द्वारा, और मेढक जो है, मेढक या जोंक जो है वह सांस लेता है त्वचा से। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के कहानी। प्रकाश संश्लेषण तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, और सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती में। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती में, और सबसे अधिक मरुस्थलीय पौधा में तना में होता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण मरुस्थलीय पौधा में तना में होता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण मरुस्थलीय जो पौधा होता है उनमें तना में होता है, और समानता जो इधर हम लोग के तरफ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। युद्ध में विषैला गैस युद्ध में विषैला गैस मस्टर्ड गैस
मस्टर्ड गैस जो कि सल्फर का यौगिक होता है, सल्फर का यौगिक होता है मस्टर्ड गैस। युद्ध में विषैला गैस मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है जो कि सल्फर का यौगिक होता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय इसी का प्रयोग हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इसी का प्रयोग हुआ था। अब है जनन। तो जनन देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक, दूसरा होता है अलैंगिक। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में अधिक विविधता पाई जाती है, अधिक विविधता। लैंगिक जनन में अधिक विविधता पाई जाती है और अलैंगिक जनन में कम विविधता पाई जाती है। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक में अधिक विविधता पाई जाती है। अब है एक कैमी मिट्टी। कैमी मिट्टी। तो कैमी मिट्टी की खोज मिस्र में हुई थी। कैमी मिट्टी की खोज मिस्र में हुई थी। रसायन शास्त्र की भी खोज मिस्र में हुई थी। रसायन शास्त्र की भी खोज मिस्र में हुई थी। और कैमी का रंग होता है काला। कैमी का रंग काला होता है। एसआई प्रणाली। तो एसआई प्रणाली की खोज 1971 में हुई। एसआई प्रणाली की खोज 1971 में हुई। और कहाँ हुई? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एसआई प्रणाली की खोज 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई। अब देखिए गति दो प्रकार के होता है। एक होता है आवर्ती गति और एक होता है दोलनी। एक होता है आवर्ती गति, एक दोलनी गति। तो आवर्ती गति है कि बार बार निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल में दोहराने वाली गति, वह क्या कहलाएगा? आवर्ती गति। एग्जाम्पल में जैसे कि घड़ी की सुई देखिए, क्या है? वो बार बार एक निश्चित समय में दोहराते रहता है। तो घड़ी की सुई जो है वह आवर्ती गति है। झूला, यह भी आवर्ती गति है। और दोलनी गति में क्या होता है कि दोलता है। तो जैसे कि झूला, ये क्या है? दोलता है। अब क्या है यहाँ पर कि सभी दोलनी गति आवर्ती गति हो सकता है। सभी दोलनी गति आवर्ती गति हैं। सभी दोलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है।
समझ गए। अब आगे क्या है, 3 होल कैमरा या समतल दर्पण। 3 होल कैमरा रहे या समतल दर्पण रहे। समतल दर्पण रहे, 3 होल कैमरा हो या समतल दर्पण हो, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व उल्टा बनता है। 3 होल कैमरा हो या समतल दर्पण हो, उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा पार्श्व उल्टा बनेगा। अब है समानांतर। समानांतर में फिलामेंट। समानांतर में फिलामेंट लगाया जाता है। फिलामेंट जो है समानांतर में लगाया जाता है। अगर जो 40 वाट का रहेगा तो पतला होगा, 100 वाट का होगा तो मोटा होगा। जीवन काल, बल्ब का जो जीवन काल होता है उसके बारे में कहा जा रहा है, जीवन काल। तो बल्ब का जीवन काल, यदि जो नाइट्रोजन उसमें भरा रहेगा बल्ब में तो उसका जीवन काल अधिक होगा, और अगर जो आर्गन भरा रहेगा तो उसका जीवन काल कम होगा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या है, ईंधन नहीं है। ऑक्सीजन ईंधन नहीं है। अब देखिए दीप्त। दीप्त और अदीप्त। दीप्त और अदीप्त। तो दीप्त में क्या होता है, खुद का प्रकाश हो। दीप्त में खुद का प्रकाश हो तो वह दीप्त कहलाएगा। एग्जाम्पल में सूर्य, जुगनू या फिर बल्ब या ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट। और अदीप्त में क्या होता है, खुद का प्रकाश ना हो। खुद का प्रकाश ना हो तो अदीप्त कहलाता है। जैसे कि रेडियम या फिर चंद्रमा। अब है आगे प्रतिदीप्त। क्या है, प्रतिदीप्त है। प्रतिदीप्त और है स्फुरदीप्त। स्फुरदीप्त। तो प्रतिदीप्त होता है कि प्रकाश पड़े तो चमके। प्रकाश पड़े तो चमके, ना पड़े तो ना चमके। स्फुरदीप्त होता है कि प्रकाश पड़े तो अवशोषित करे। अवशोषित करे, ना पड़े तो चमके। ना पड़े तो चमके। प्रकाश पड़े तो अवशोषित करे और ना पड़े तो चमके। तो इसमें
इसमें देखिए प्रतिदीप्त में हो जाएगा, एग्जाम्पल में रेडियम हो जाएगा प्रतिदीप्त, और इसमें हो जाएगा स्फुरदीप्त में घड़ी की सुई, या फिर स्विच, या स्फुरदीप्त में हो जाएगा। अब है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है विद्युत धारा कहलाता है। और धारा का प्रवाह जब भी होता है, धारा का प्रवाह जब भी होगा तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा। धारा का प्रवाह जब भी होगा तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा। धारा का प्रवाह जब भी होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब भी होगा तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। धारा का प्रवाह पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। और ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या कहते हैं? पॉजिटिव को उच्च विभव कहते हैं, उच्च विभव। और नेगेटिव को क्या कहते हैं? तो निम्न विभव नेगेटिव को कहते हैं। अब है कि स्विच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्विच का प्रयोग चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। और स्विच को मेन में लगाया जाता है, स्विच को। फ्यूज जो है, फ्यूज या एमसीबी, इसको ओवरलोडिंग फ्यूज को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए लगाया जाता है, या अधिकतम धारा से सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है। फ्यूज को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए लगाया जाता है और अधिकतम धारा से सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है फ्यूज या एमसीबी को। और फ्यूज या एमसीबी को भी मेन में लगाया जाता है। और यह जो फ्यूज है, यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है फ्यूज। अगर जो प्रतिरोध उच्च होगा तो गर्म अधिक होगा। अगर जो टंगस्टन को W से सूचित किया जाता है, मतलब टंगस्टन का साइन संकेत यही है। तो टंगस्टन का अगर जो प्रतिरोध उच्च होता है, अगर जो टंगस्टन का प्रतिरोध अधिक होगा तो क्या होगा? गर्म अधिक होगा, तो गर्म भी अधिक होगा। मैग्नेटाइट
मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का रंग काला होता है। मैग्नेटाइट का रंग काला होता है, जो कि आयरन Fe3O4 आयरन ऑक्साइड कहलाता है मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट से चुंबक बनता है। क्या बनता है? चुंबक बनता है। चुंबक को लोड स्टोन भी कहते हैं। चुंबक को लोड स्टोन भी कहते हैं। चुंबक की प्रबलता एम्पीयर मीटर में मापी जाते हैं। चुंबक की पहचान विकर्षण से होता है। चुंबक की पहचान विकर्षण से होता है। चुंबक की पहचान विकर्षण से होता है। चुंबक को लोड स्टोन भी कहते हैं। चुंबक की प्रबलता एम्पीयर मीटर में मापी जाती है और चुंबक की पहचान विकर्षण से होता है। चुंबकत्व कम करने के तरीके। तो चुंबकत्व कम करने का तरीके हैं। गर्म करने पर चुंबकत्व कम हो जाता है। रगड़ने पर चुंबकत्व कम हो जाता है। रगड़ने पर चुंबकत्व कम हो जाता है। अधिक समय तक निष्प्रयोज रखने पर भी चुंबकत्व कम हो जाता है। मतलब अधिक समय तक प्रयोग नहीं करिएगा तो भी चुंबक के गुण खत्म हो जाएगा। अब है कि किसी बैटरी को 6 दिन से अधिक निष्प्रयोज रखने पर उसकी दक्षता घट जाती है। किसी बैटरी को 6 दिन से अधिक निष्प्रयोज रखने पर उसकी दक्षता घट जाती है। गर्म करने पर चुंबकत्व कम हो जाता है। मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट। अब देखिए चुंबक होता है जो कि 2 प्रकार के। एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई चुंबक जो होता है वह इस्पात से बनता है। अस्थाई चुंबक जो होता है नरम लोहा या मृदु लोहा से बनता है। इसको अस्थाई चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहते हैं। विद्युत चुंबक। अस्थाई चुंबक जो है विद्युत चुंबक होता है। इस्पात या स्टील अस्थाई चुंबक। इस्पात या स्टील इंग्लिश नाम है स्टील। बैथे नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि शुरू में
शुरू में कार्बन, नाइट्रोजन का चक्र चलता है, बैथे नामक एक वैज्ञानिक थे जो बताए थे कि सूर्य में कार्बन और नाइट्रोजन का चक्र चलता है। अब है क्वेश्चन आपका कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, इसमें दिया है आयरन, फेरस सल्फेट के दो अणु, फेरस सल्फेट के दो अणु है। यह टूट कर क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो एक चीज याद रखना है कि होता है कै गो, 3 गो होता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है कॉपर सल्फेट, दूसरा होता है फेरस सल्फेट और तीसरा होता है एक जिंक सल्फेट। यही 3 गो होता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि इधर भी तो 3 गो ही होता है, कशिश जिसको कहते हैं, मतलब हरा कशिश, सफेद कशिश, नीला कशिश, यही 3 गो होता है। तो उसको इंग्लिश में ब्लू विट्रियल बोलते हैं, ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियल, उसके बाद क्या ग्रीन विट्रियल, फिर उसके बाद क्या व्हाइट विट्रियल, यही 3 गो होता है। तो इसको आपको याद करने का एक सीधा ट्रिक याद रखना है कि ब्लू विट्रियल तो पहला अक्षर क्या है, बी है, तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो सी आता है तो क्या हो जाएगा, ब्लू विट्रियल के सामने कॉपर सल्फेट हो जाएगा। बी के बाद सी आता है, तो ब्लू विट्रियल के सामने कॉपर सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि बी के बाद सी आता है। अब देखिए ग्रीन विट्रियल, तो ग्रीन विट्रियल है तो जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद मतलब जी के अगल बगल में क्या आता है, तो एफ आता है। तो एफ आता है तो देखिए जी के अगल बगल में एफ आता है, तो एफ आता है तो क्या हो जाएगा, एफ वाला हो जाएगा यहाँ पर, तो फेरस सल्फेट हो जाएगा, FeSO4। याद करने का एक ट्रिक है केवल। अब देखिए यहाँ डब्लू है तो व्हाइट विट्रियल है, तो डब्लू के बाद क्या आएगा, मतलब नज़दीक में क्या आएगा डब्लू के, तो जेड आएगा। तो डब्लू के नज़दीक में जेड आ जाएगा तो जेड वाला लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा। तो हो गया कि बी के बाद सी आता है, तो बी के नज़दीक में सी है तो कॉपर सल्फेट, जी के नज़दीक में एफ है तो फेरस सल्फेट, और डब्लू के नज़दीक में जेड है तो जिंक सल्फेट। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या चीज़ कि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो फेरस सल्फेट यहाँ ई है, तो इसका फेरस सल्फेट जब यहाँ ई है तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होगा, तो देखिए ग्रीन है तो ग्रीन हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है, यानी कि हरा होता है। यही आंसर हो जाएगा। अब है एक क्वेश्चन
कि फ्लिंट कांच फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.56 है। 1.56 है। और कांच वायु का अंतरापृष्ठ, कांच और वायु का अंतरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण IC को साइन IC के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जो किसके बराबर होगा? जो डैश के बराबर होता है। तो इसमें आपको क्या है बनाना कि अपवर्तनांक को म्यू कहते हैं। तो यहाँ क्या है? फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक मतलब क्या है? म्यू जी। तो म्यू जी मतलब जी से ग्लास मतलब कांच होगा ना, ग्लास हुआ मतलब कांच हुआ। यहाँ पर कांच देखिए, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक, तो ग्लास का अपवर्तनांक मतलब कांच का अपवर्तनांक म्यू कितना दिया हुआ है? 1.56। तो ये लिए यहाँ पर लिखे म्यू जी बराबर कितना? 1.56 हो गया। ग्लास यानी कि कांच का अपवर्तनांक म्यू कितना दिया है? 1.56 दिया है। और उसके बाद पूछ क्या रहा है कि अपवर्तनांक कितना है? कांच वायु का अंतरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण IC को साइन IC के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जो किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? तो म्यू ए निकालना है। तो म्यू ए बराबर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि साइन IC बराबर हो जाएगा म्यू ए। क्या हो जाएगा? म्यू ए बटा म्यू जी हो जाएगा। म्यू ए बटा म्यू जी। तो म्यू ए कितना है? 1 है। और म्यू जी कितना हो जाएगा? 1.56। इसको ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ पर 2 जीरो पड़ जाएगा। उसके बाद 1 जीरो और देकर 156 से इतना हुआ था। उसके बाद 1 जीरो और दिए तो 1 जीरो यहाँ। उसके बाद भागा लगाना है। तो भागा लगाने के बाद जो भी आंसर आएगा मतलब यहाँ पर 0 पड़ गया तो 15 है। तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 6 के लगभग आ जाएगा। 6 के लगभग, तो 6 वाला जो भी आंसर रहेगा उसी को मार देना है। 6 पॉइंट समथिंग जो भी रहेगा वही आंसर हो जाएगा। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन समानता कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही है। तो इसका देखिए पहला नंबर, इसके बारे में जान लीजिए कि क्या क्या होता है। तो पहले जो आयनिक होते हैं, आयनिक, और एक होता है सहसंयोजक। एक होता है आयनिक, एक होता है सहसंयोजक। तो आयनिक जो होता है उसको मतलब सोडियम क्लोराइड मान लीजिए, जैसे नमक। आयनिक सोडियम क्लोराइड जैसे कि नमक क्या होता है, ठोस होता है। तो ये बनता है किससे, देखिए एक सोडियम है तो मतलब एक बनता है, सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन है तो क्या है, अधातु है। तो ये क्या हो गया, आयनिक हो गया, यानी कि नमक है। और क्या होता है, नमक ठोस होता है। नमक क्या होता है, ठोस होता है। तब यहाँ पर जानना है कि आयनिक जो होता है उसका क्वथनांक, गलनांक क्या होता है, तो उच्च होता है। आयनिक का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। और जब यह आयनिक यानी कि नमक ठोस अवस्था में होता है, जब आयनिक यानी कि नमक ठोस अवस्था में होता है तो यह कुचालक होता है। और सही बात भी है, नमक से बिजली प्राप्त होगा, नमक से बिजली पार कर पाएगा, नहीं पार कर पाएगा। इसीलिए जब नमक ठोस अवस्था में रहेगा तो क्या होगा, कुचालक होगा। लेकिन इसी में नमक में ही पानी मिलाकर अगर जो इसे द्रव अवस्था में ला दिया जाएगा, तो यह सुचालक हो जाएगा। क्या होगा, सुचालक होगा। अब सहसंयोजक के बारे में जानिए। तो इसका जो है क्वथनांक और गलनांक दोनों निम्न होगा। क्या होगा, निम्न होगा। और ये जो सहसंयोजक होता है ये कुचालक होता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको मारना है। इसका आंसर मारना है कि क्या था, कि ऑप्शन के अनुसार आपको मानना है कि कार्बन यौगिकों के लिए सही है। मतलब क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता कार्बन यौगिकों के लिए सही है। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर इसमें आपको मारना है। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर मारिएगा तो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो भी दिया रहेगा उसका, उसमें से अगर जो ये सब ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये आंसर चुन लीजिएगा। तो क्या होगा कि कार्बन यौगिक में ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। पहला आंसर ये दोनों आंसर इसमें है, अल्प चालक होते हैं। और कुछ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता कार्बन यौगिकों के लिए सही है। कार्बन के जो भी यौगिक होते हैं उसके लिए कौन सा कथन सही है। तो ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, मतलब चालक नहीं, बहुत बहुत धीमा चालक होते हैं, निम्न चालक होते हैं। तो कार्बन यौगिक जो होते हैं विद्युत के निम्न चालक होते हैं। अल्प मतलब निम्न हुआ, मतलब कम, निम्न चालक होते हैं। और इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल
प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यही आंसर हो जाएगा कि ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं और इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। और जैसे ही कार्बन यौगिक कह रहा है, कार्बन यौगिक जैसे ही बोला तो कार्बन यौगिक के मतलब सीधा समझ लेना है क्या चीज, सहसंयोजक समझ लेना है। क्या समझना है, सहसंयोजक। कार्बन यौगिक कह रहा है, इसका मतलब क्या समझना है, सहसंयोजक समझना है। कार्बन यौगिक बोला, उसका मतलब है कि किसके बारे में बोल रहा है, सहसंयोजक के बारे में। कार्बन यौगिक बोला, इसका मतलब किसके बारे में बोल रहा है, सहसंयोजक के बारे में बोल रहा है। तो सहसंयोजक जो होता है क्या होता है कि इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों निम्न होता है, अकुचालक होता है। तो इसीलिए यहाँ से आंसर क्या निकला कि ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, मतलब निम्न चालक होते हैं, मतलब कम चालक होते हैं। ऐसे कुचालक होता है, लेकिन कार्बन थोड़ा सा मिला हुआ है तो अल्प चालक मार सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। ये अल्प चालक होते हैं या निम्न चालक होते हैं। और इनके अणुओं के मध्य क्या है कि क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है, मतलब कम होता है क्वथनांक और गलनांक। तो यह तो क्वथनांक और गलनांक कम होता है, तो क्या होगा कि इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, क्योंकि निम्न होता है क्वथनांक और गलनांक, मतलब कम ही तापमान पर गल जाता है। तो इसीलिए इसके भी तो आकर्षण बल कम रहबे करेगा। अगर जो आकर्षण बल अधिक होता तो कम तापमान पर नहीं गलता है, इसीलिए इसके क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं। तो यही हो जाएगा, तो इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होते हैं।